सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और ममता जी, मैं आपको देख रही हूँ, कब से आप कुछ सोच में डूबी बैठी हैं। किस सोच में डूबी हैं आप? सोच रही हूँ कि क्या करूँ। सबसे पहले गाना सुनवाऊँ सखियों को, विषय बताऊँ, या कहीं घूमने ले चलूँ, या फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करूँ। यही सोच विचार कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, पहले विषय बता देते हैं ताकि वो लोग भी अपने जो मन में चल रही हैं वो बातें लिख सकें हमें। हाँ बिल्कुल, उनके वो भी तो सोच रहे होंगे कि हम सबसे पहले किस मुद्दे पर लिखें। बिल्कुल। तो आज घूमने के लिए हमें चलना है माथेरान, ये तो बता ही दें। तो माथेरान की सैर अगर आपने की है तो वहाँ के अनुभव साझा कीजिए। और कहीं प्लान है आपका जाने का तो वो भी आप बताइए कि कहाँ घूमने जाने वाले हैं। पिछले दिनों आप कहाँ घूम कर आए थे, उसकी याद भी आप ताज़ा करके साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई। और किन मुद्दों पर चर्चा होगी आज? और हम ये बात भी करेंगे कि हर समय सोचते ही नहीं रहना चाहिए, कि कभी कभी होता है ना, हम सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो बस यही तो मुद्दा है। तो यही लिखे कि कब आप सोच में डूबे रहते हैं और वक्त निकल जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आप सोच में डूबे रह गए और आपका काम बेकार हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ है आरती जी कि हम सोचते रहते हैं, जैसे कभी किसी मिलने की बात हम सोचते रह जाते हैं कि हम फला व्यक्ति से मिलने जाएंगे, उनसे फ़ोन पर बातें करेंगे, लेकिन कई बार दुखद घटना घट जाती है और हम सोचते रह जाते हैं, मिलने नहीं जा पाते हैं, व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। वो जो फांस होती है, कांटा होता, आपको जिंदगी भर चुभोता है। जिंदगी भर आपको अफसोस रह जाता है कि हम मिलने क्यों नहीं गए, फ़ोन पर बात क्यों नहीं कर ली हमने। तो ऐसी भी कई बार बातें होती हैं कि हम सोच विचार में डूबे रहते हैं और वक्त निकल जाता है। तो ऐसा नहीं हो, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आप बताइए हमें। और इसके अलावा हम बात करेंगे, मुझे कुछ कहना है। स्वच्छता मेरी नज़र में जी कि स्वच्छता मतलब हमने जो सोचा है वो हम किस तरीके से सोचते हैं और आप किस तरह से सोचते हैं स्वच्छता को लेके। मतलब साफ सफाई पे आप किस तरह से ध्यान देते हैं और क्या ख्याल रखते हैं, किन बातों का ख्याल रखते हैं, ये भी बताएं। और विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस है, आज इसकी चर्चा होगी। और शहीद दिवस महात्मा गांधी की आज याद का दिन है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और घूमने नहीं चलेंगे? घूमने चलेंगे ना। पर्यटन के बारे में आपने पहले ही बता दिया, लोगों से कह दिया है कि भाई बताइए अपनी याद। और श्रोताओं की जो मोहब्बत है विविध भारती के साथ सदा रही है, सदा रहेगी, उम्मीद करते हैं। और देखिए ना, टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। फिलहाल हम आज शहीद दिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, तो उनके लिए दो शब्द कह देते हैं। हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि बापू श्री महात्मा गांधी की विचारधारा प्रभु यीशु मसीह से मिलती थी। जैसे वो कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी दे दो। सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। शत्रुओं से प्रेम करो और उन्हें माफ़ करो। उनका मनपसंद भजन वैष्णव जन और रघुपति राघव वगैरह इन्होंने लिखा है। जी, और हम बता दें कि आज 30 जनवरी को, यानी कि हुतात्मा दिवस भी कहते हैं इसको, तो आज हम महात्मा गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए देश भर में शहीद दिवस के रूप में आज उनको याद कर रहे हैं। और शहीद दिवस को लेकर अक्सर कुछ असमंजस की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि भारत में शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, और 1 जनवरी में और दूसरा मार्च में। 30 जनवरी को अहिंसा और शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे नायकों की बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान को याद करते हुए विभिन्न समारोह और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इस दिन गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शिक्षा, अहिंसा के सिद्धांतों पर लोग जगह जगह कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहाँ पे अपने वक्तव्य देते हैं और शांति और सहिष्णुता के उनके संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस पवित्र दिन पर पूरा देश उन अनगिनत लोगों को याद करता है जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान और न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए।
बिल्कुल। और आज उनको याद करते हुए हम 2 मिनट का मौन भी रखते हैं। और साथ ही एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, उस साबरमती के संत महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और कहते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर आम आदमी के अधिकार को स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व तरीका अपनाया, जिनमें नमक बुनियादी और प्राथमिक है। अंग्रेज़ों ने बनाए हुए नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने साबरमती से दांडी तक मार्च किया था। ये जगह गुजरात के नवसारी के पास दांडी गांव समंदर तट पर स्थित है। या वहाँ पर गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी बनाया गया है। पिछले साल उन्होंने वहाँ पे गए भी थे। और आरती जी, कहाँ गुम हैं आप? घूमने चलना है कि नहीं? घूमने के ख्यालों में गुम हूँ। मतलब मन में ख्याली पुलाव बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे चलना है? कैसे जाऊँ, वहाँ पे कैसा मौसम होगा, क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। हाँ। और ये सर्दियों का मौसम है तो जो पहाड़ों पर गुनगुनी धूप होती है बड़ी अच्छी लगती है। और कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसे होता है कि अभी यहाँ थोड़ी दूर धूप दिखाई दे रही, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो छाँव है। बस ऐसा लगता है हम किसी जादुई दुनिया में आ गए, नहीं? हाँ, तो चलिए फिर जादुई दुनिया की सैर कर लेते हैं। आज हम अपने श्रोताओं को माथेरान की सैर करवाने वाले हैं जो महाराष्ट्र में है। माथेरान का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो माथे पर स्थित अरण्य का जंगल। माथेरान महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये जगह दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां खतरनाक रास्ते होने के कारण गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं है और इसीलिए वहां पर प्रदूषण भी न के बराबर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। इसी वजह से लोग जाना भी ज़्यादा पसंद करते होंगे वहाँ पे। और यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ममता जी, टॉय ट्रेन। क्या बात है, बैठते ही बिल्कुल। और जब टॉय ट्रेन में बैठते हैं ना तो टॉय ट्रेन जब माथेरान के रास्ते से जब गुजरती है ना तो बहुत पतले पतले सकरे रास्ते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो झरने बह बह के आते रहते हैं। तो हम सब टॉय ट्रेन से हाथ बढ़ा के पानी हथेली पर रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, लेकिन रोमांचक जगहों पे ऐसे रिस्क सभी लेते हैं। ऐसी जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सा रोमांचक करना भी चाहिए। और मेरा तो टॉय ट्रेन का नाम मतलब अगर मैं सुन लेती हूँ तो खुश हो जाता है दिल। ऐसा लगता है कि बस बैठ जाऊँ वहाँ पे जाके जल्दी से। और लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ये कि ट्रेन जो है वो ऊंचे पहाड़ों के किनारे बेहद कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। और ऐसे में टॉय ट्रेन में बैठकर रोमांचक सफर के शौकीन लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। और माथेरान में दस्तूरी पॉइंट से आगे किसी भी वाहन की ले जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ से पर्यटक पैदल, पालकी से या टट्टू से करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। और रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्रकृति के इतने खूबसूरत रूप छटा को देखकर ऐसा लगता है कि किसी दूसरी ही दुनिया में हम आ गए हैं। और माथेरान घूमने जा रहे हैं तो लिस्ट में चारलोट झील के साथ हिल व्यू पॉइंट का नाम ज़रूर शामिल कर लें और अपनी आंखों के कैमरे से दिल की मेमोरी कार्ड में इन खूबसूरत दृश्यों और पलों को कैद कर लें। आरती जी, एक जगह और है यहाँ पर, एक पॉइंट है इको पॉइंट। अच्छा। वहाँ पर जब वो पॉइंट बनाया गया है वहाँ जब खड़े होते हैं तो दूर तक घाटी नज़र आती है एक तरफ, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। और वहाँ पर जब बोलें तो आपकी आवाज़ टकराती हुई इको, अच्छा, इसीलिए उसे कहा जाता है, का स्वर पैदा होता है, तो इसीलिए उसका नाम इको पॉइंट है। और एक पॉइंट और है मंकी पॉइंट। वहाँ पे बहुत सारे बंदर आपका यानी आप अपने साथ में अच्छा खासे अगर आप जाते हैं थोड़ा और रोमांच तो केले वगैरह कुछ इस तरह की चीजें ले जाए और उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं। अगर दे देंगे तो आप अपने लिए खतरा भी मोल ले लेंगे क्योंकि आगे छीन लेके आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल न करें, खाली सिर्फ जाकर वहाँ का नज़ारा देखें। और हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं वो नज़ारे, तो इसलिए मेरी आंखों के सामने वो माथेरान की पहाड़ियाँ बिल्कुल अंकित हो गई हैं, चित्रित आंखों से ही हम भी देख रहे हैं। जैसे आपने बताया इस तरीके से तो लग रहा था कि हम वहीं पहुंच गए हैं। और जब माथेरान के जंगलों में हम जाते हैं, ख़ास तौर से बारिश के मौसम में अगर गए तो बारिश अचानक बहुत तेज होती है। अच्छा। और अचानक बंद हो जाती है, अचानक झीरी पड़ने लगती है। ये तो पहाड़ों पर होता ही है, लेकिन माथेरान में एक ऐसा समय भी आया था, बहुत तेज बारिश हुई और जंगल, घना जंगल, वहाँ कोई नहीं दिख रहा है, चारों तरफ घना अंधेरा हो गया। और हमें उस समय लगता है कि अब हम क्या करें, किधर जाएं, रास्ता नहीं सूझ रहा है और कोई गाड़ियां तो जाती नहीं है। सिर्फ इक्का दुक्का लकड़ी बीनने वाली औरतें होती हैं, वो आपको दिखाई देती हैं और उन्हें भी
ठेठ मराठी भाषा में समझ पाती हैं बात और बोलती हैं, तो आपको वो रास्ता सुझाने, उनको पता होता है लेकिन रास्ता बता नहीं पाती हैं, तो इस तरह की मुश्किलें भी आती हैं। तो बेहतर होता है कि आप साथ में एक गाइड ले लें जी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। और आप बात कर रहे थे टॉय ट्रेन की, तो ये जो टॉय ट्रेन है वो वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों में 20 किलोमीटर की दूरी को तय करती हैं और सवारियों को माथेरान बाजार के बीच बने रेलवे स्टेशन तक पहुंचाती हैं। और ज़रा कल्पना करके देखिए, जो टॉय ट्रेन का जो सफ़र है वो ऐसा लगता है मानो हम बन गए हों गुलिवर और लिलीपुट की किसी ट्रेन में बैठकर निकले हो किसी बहुत ही रोमांचक सफ़र पे। और ये ट्रेन जो है वो बेहद घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है। उसे देखकर कभी तो रोमांच से चिल्ला पड़ते हैं, तो कभी खुशी से चिल्ला उठते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे रास्तों से ट्रेन चलाने को और रोज़ रोज़ ढेर सारे पर्यटकों को लुभावने सफ़र पर ले जाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस रोमांच और खूबसूरती से भरे सफ़र में बादलों से घिरे पहाड़ और पहाड़ों से गिरते झरने, खूबसूरत झीलें, पार्क और बहुत सारे मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना रहता है, लेकिन हाँ, बारिशों के दिन में यहाँ आने से बचना चाहिए क्योंकि रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं, जैसे कि ममता जी ने बताया ही था अभी। लेकिन बारिश में जाने का एक अलग रोमांच भी होता है क्योंकि जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश वाली कविता है वो आपके जहन में कौंधती है, क्योंकि बार बार बारिश होती है फिर एकदम बारिश गायब हो जाती है। हाँ, सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर तलाश है रोमांचक अनुभव की, तो पहले आपको यानी कि हम सबको मुंबई या पुणे पहुंचना होगा। वहां से रेल मार्ग, बस या टैक्सी से नेरल जंक्शन पहुंच सकते हैं और यहां से टॉय ट्रेन लेकर माथेरान पहुंच सकते हैं। तो बताइए कब निकल रहे हैं आप इस रोमांचक सफर पे? और जब जब टॉय ट्रेन की बात आती है आप तो अपनी सोच में गुम इसीलिए बैठी थी क्या? नहीं, गाना तो हम सुन रहे थे, सोच में हम इसलिए बैठे थे कि हम ये सोच रहे थे कि सोचे नहीं करे भी, ये हमने अपने श्रोताओं को बोला है और हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि कर डालिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सोचे नहीं तो करें क्या। तो आपने क्या किया? अब मतलब श्रोताओं से ये सवाल है कि वो बताइए कि आपने ऐसा कौन सा मौका आया कि आप सोचते रह गए और पल समय आपके हाथ से निकल गया और आप सोचते रह गए, तो वो घटनाएं आप बताइए। और हम अभी सोच रहे हैं कि स्वच्छता मेरी नज़र में मुझे कुछ कहना है। हमारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिख डाली हैं कि हम वही उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा। और जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए काम करें। अगर बात अपनी करनी है तो हमारी नज़र में स्वच्छता के मायने बहुत बड़े हैं। स्वच्छता केवल अपने घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर साफ़ सुथरा घर के बाहर भी आप साफ़ सुथरा रखें। और स्वच्छता जब कहीं बाहर निकलें तो ये न सोचें कि अब हमारा कर्तव्य ख़त्म है और हम भूल गए। जी बिल्कुल। और बहुत बार देखा भी गया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग अचानक से मुंह बाहर निकालेंगे और कुछ पान थूकेंगे या कुछ इस तरह की से चीज़ें करते हैं। तो कुछ लोग खा पी कर रैपर या वहाँ सड़क पर डाल देते हैं। और बहुत से लोग तो जनरल टॉयलेट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि मतलब पता नहीं क्या बेकार सा चीज़ें अपने जाके वहाँ पे और गंदगी बाहर तक फैला के चले आते हैं। मतलब अपने घर के टॉयलेट को तो वो साफ़ रखते हैं, लेकिन जब बाहर अगर उन्हें कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो वहाँ पर गंदगी फैला के आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता भी बहुत जागरूक हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे कुछ कहना है भाई। स्वच्छता का हम सबको ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इसका साफ़ सफाई करना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाहर स्वच्छता रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर में कूड़ा कचरा इधर उधर न डालें और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। घर में भी फर्नीचर पर धूल जमी हुई है उसे साफ़ करें। बाहर भी यही व्यवहार होना चाहिए। लोग केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी का पैर इस पर पड़ा तो वो गिर जाएगा। जी। और एक और श्रोता है जो एक श्रोता लिखते हैं कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। साफ सुथरा रहना सभी को पसंद है और ये हमें हमारी प्रकृति ने सिखाया है। वो भी अपने आप को सुंदर बना रही है। बसंत बहार के लिए तैयार हो रही है। 1.5 साल के मेरे नाती को दांत साफ करना सिखा रहे हैं हम। और बड़ा नाती कहता है कि ब्रश करो नहीं तो दांत में दर्द करेगा। शायद इसे ही संस्कार कहते हैं। साफ सफाई का संस्कार बचपन से ही पड़ जाए तो ये आजीवन चलता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर हम साफ सफाई के बारे में बचपन से ही उस चीज़ को समझ लेंगे तो हम आगे भी उस चीज़ को चलाते हैं।
और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई महामारी फैलती है तो इन्हीं कुछ वजहों से फैलती है, और क्योंकि जब हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी चपेट में पूरा देश दुनिया जाती है। हम चाहे अपने घर कितना भी चमका लें, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कुछ भी नहीं सोचते हैं साफ सफाई के बारे में। बिल्कुल, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे देश को स्वच्छ बनाने के बारे में हम सबको सोचना होगा और गंभीरता से काम भी करना होगा, अमल भी करना होगा। तभी हम अपने देश को स्वच्छ भारत और अतुल्य भारत बना सकेंगे। हम जब अपने देश की तुलना बाकी देशों से करते हैं जो कि बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरे देशों की लिस्ट में आते हैं, तो हमें कई बार गुस्सा भी आता है कि हमारे देश में सड़कें, यहाँ के जो जनरल टॉयलेट्स हैं वो इतने साफ़ क्यों नहीं हैं। प्राचीन विरासत की ओर देखें तो भी हमें इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, और गंदगी कचरा तो हम ही फैलाते हैं जगह जगह, और जब हम देख रहे हैं कि सड़कों पे जगह जगह डस्टबिन रखे भी होते हैं कहीं पे, लेकिन कचरा क्या होता है उसके बाहर पड़ा होता है। और अगर हम बीच पे घूमने भी जाते हैं तो एंजॉय करते हैं और खाने के बहुत सारे सामान इकट्ठा कर लेते हैं, खाते पीते हैं और सारे रैपर वहीं डाल कर चले आते हैं। जबकि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने साथ जब भी हम कहीं जा रहे हैं बाहर, इस तरीके से खाना पीना भी अपने साथ में लेकर जा रहे हैं तो एक बैग एक्स्ट्रा रख लें, तो खाने पीने का जो रैपर है, जो भी चीज़ बची कुछ है वो उसके अंदर डाल लीजिए, और जब कहीं आपको डस्टबिन दिखाई दे आप वहाँ भी डाल सकते हैं उस चीज़ को। और स्वच्छता के संकुचित मायनों से बाहर निकलने और पूरे देश, पूरी दुनिया को अपना घर समझने के बाद ही हम स्वच्छता के सही मायने समझ सकेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो केवल घर के कोने चमकाने से हासिल नहीं होने वाले। उसके लिए ज़रूरी है एक जिम्मेदार और स्वच्छ मानसिकता वाला इंसान बनने की, जो देश की सड़कों को भी अपने घर जैसा मानकर कहीं कचरा ना डाले, और जो कोई ऐसा करे उसे भी समझाएं। बल्कि एक सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी ने सड़क पर कचरा फेंका तो तुरंत आकर अगले को बोलना चाहिए। और आरती जी सोच में डूबी हुई हैं इस समय, क्या सोच रही हैं? सोच नहीं रही हूँ मैं, ये जो श्रोताओं ने इतना अच्छा लिख के भेजा है वही पढ़ रही थी। तो एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है, स्वच्छता मेरी नज़र में ये है कि मेरी फितरत है कि मैं घर को स्वच्छ रखता हूँ, मन को स्वच्छ रखता हूँ, स्वच्छ कपड़े पहनता हूँ, गली मोहल्ले को स्वच्छ रखता हूँ, ट्रेन में गंदगी नहीं करता, गंदगी से मुझे नफरत है, और घर में बिखरे हुए सामानों को भी मैं व्यवस्थित करके रखता हूँ। मुझे व्यवस्थित घर ही पसंद आता है, और वैसे तो पूरे शरीर का एक एक अंग भी सफाई भी अनिवार्य है, प्रतिदिन नहाना चाहिए, और ये सभी बातें ज़रूरी हैं स्वच्छता के लिए। बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि स्वच्छता की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि शरीर और आसपास के वातावरण को साफ और शुद्ध रखने से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, और इस कारण आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। माथेरान भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आरती जी, ममता जी। तो ये जो पर्यटन की बातें हमने की, माथेरान जाने की बात की थी, तो हमारे श्रोताओं को वो बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अपनी टिप्पणी साझा की है। लिखा है कि ये पुणे ज़िले का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। खासकर माथेरान पहाड़ियों पर इसके सुविधाजनक स्थान से यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है पीक सीज़न, जनवरी से मई। और जब आप माथेरान में कुछ ऐसी जगहें पा सकते हैं जो फोटोग्राफी के लिए एकदम सही है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो उन जगहों के नाम नहीं बताए हमारे श्रोता ने। अगर चाहें तो अभी टिप्पणी में साझा कर सकते हैं और हमें उन जगहों के नाम मिल जाएंगे, तो अगली बार हम उनको ले सकते हैं। बिल्कुल, उनके बारे में हम जानकारी देंगे जी। और हमारे श्रोता कहते हैं कि कभी अकेले भी निकल पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ते में खुद से ही मुलाकात होती है, और पर्यटन वो माध्यम है जो हमें नए खान पान, विचार और नई संस्कृति से अवगत कराता है। और ये विचार विश्व पर्यटन दिवस के लिए महत्व जो विचार हैं उनमें से एक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर पर्यटन के महत्व को इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों से के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 27 ये मतलब इसको पर्यटन के लिए दिवस को मनाने के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पर्यटन के लिए जाना है तो कभी कभी ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं आप बहुत सारे लोगों को ढूंढें अपने साथ जाने के लिए। अगर कभी आपका मन ऐसा हो रहा है कि हम अकेले घूमने जाएं, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, तो आप अकेले भी जा सकते हैं। बिल्कुल, अकेले घूमने का अलग आनंद होता है, क्योंकि खुद से बतियाने का मौका मिलता है जब आप अकेले होते हैं तो। लेकिन इस समय मुझे एक बात बहुत बुरी लग रही है। अब क्या कहें, अब हमने तो एकदम से कसम खा ली है
ये जो सोचते रहने की आदत है ना, इसे छोड़ना होगा। अभी आपने भी बार बार हमसे पूछा क्या सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं, तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि क्या सोच रही हूँ। बार बार एक ज़रा सी बात में कि गाना सुनवाएं, कि हम बोलें बतियाएं, कि टिप्पणियाँ साझा करें, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं। कई बार हम सोचते रह जाते हैं, वक्त जब निकल जाता है तो बहुत पछतावा होता है। अब मेरी एक दोस्त थी, बीमार थी और वो अस्पताल में एडमिट थी। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि जाकर उससे मिल लूँ, लेकिन संभव नहीं हुआ, सोचती रह गई। आज उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि मुझसे ऐसी आशा नहीं थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। हालांकि अब वो हॉस्पिटल से आ चुकी है, लेकिन इतनी तोहमतें उसने लगाई कि मैं अब फिर सोचने पे बाध्य हो गई कि अब कब मिलूं। अब जब आप मिलेंगे उनसे ना, तो वो आपको बहुत सारी बातें सुनाने वाली हैं। और अच्छा, आपने वो सुनी है कहानी, आप जानती हैं उसके बारे में? कौन सी? एक कहानी है ना, वो गुरु और शिष्य वाली। अच्छा, मेरे ऊपर है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। अरे मुझे लग रहा है नहीं सुननी मुझे कि वो आपके ऊपर थोड़ी बहुत फिट बैठ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी फिर तो। लेकिन मैं कितना भी मना करूंगी, आप सुना के रहेंगे। चलिए, सुनाने वाली हूँ आपको। तो एक क्या होता है ना कि एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो कुछ भी काम को लेकर बहुत सोचता रहता था। वो इतना ज्यादा सोच विचार करता था कि काम के लिए दूसरे शिष्यों को बोलना पड़ता था, कि मतलब ये सोचता ही रह जाएगा। वो शिष्य बहुत सी बातें कहता था कि मैं यहाँ से शिक्षा लेके कुछ ऐसा काम करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे बहुत पैसे कमाऊंगा। मतलब वो बहुत सारी प्लानिंग करता रहता था। और आपने कुछ याद आया आपको इसको सुनते हुए? नहीं, हमें कुछ नहीं याद आया। अभी भी नहीं आपको याद आया? तो नहीं, हम याद आ भी गया तो मैं आगे बताऊंगी नहीं। अच्छा? क्योंकि कहानी आप बता रही हैं, अपने श्रोताओं को बताइए कि क्या हुआ आगे। जी बिल्कुल। तो वो बस सोचता ही रहता था, करता कुछ भी नहीं था, और इस वजह से सारे जो थे उसे बहुत परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक करामाती शीशे की एक गेंद दे रहा हूँ, और जो अगर ऐसी गेंद है वो जो अगर किसी लोहे से छू जाए तो वो लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस शीशे की गेंद का जो जादू है वो सिर्फ 2 दिन तक ही रहेगा, इसलिए ध्यान से इसका उपयोग कर लेना। गुरुजी की बात सुनकर तो शिष्य की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहीं बैठे बैठे सोच विचार में डूब गया। उसे देखकर गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना इस्तेमाल कर लेना इसका, लेकिन मुझे कुछ काम है, तो मैं किसी काम से अब आश्रम में नहीं रहूंगा, 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। 1 मिनट, अच्छे से याद आ गई कहानी। गुरुजी के जाने के बाद शिष्य फिर से सोच विचार में लग गया कि मैं बाजार जाऊंगा, ढेर सारा लोहा खरीदूंगा, फिर ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, तमाम बातें। इस तरह की प्लानिंग करते रात हो गई। फिर अगले दिन भी इसी तरह की प्लानिंग चलती रही कि पैसा आ जाने के बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है। और फिर आ गया वो दिन जब शीशे के बॉल का जादू खत्म हो गया। वो शिष्य जो अब तक सोच विचार और प्लानिंग में लगा था, उसे अचानक से याद आया कि आज तो जादू खत्म हो जाएगा और उससे पहले मुझे ढेर सारा लोहा खरीदना है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसने सोचा अब अभी थोड़ा सा समय बाकी बचा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से भाग के जाता हूँ, कुछ ले आता हूँ लोहे का बड़ा सा सामान, तो एक साथ ही बहुत सारा सोना मिल जाएगा मुझे। तो वो जल्दी से भागा, और भागते भागते वो इतनी तेज भाग रहा था ना कि वो जल्दीबाजी में लापरवाही से एक शीशे से एक पत्थर की चट्टान सामने आ गई। पत्थर उस पर उसका पैर पड़ा, पत्थर पड़ा हुआ था, तो वो एकदम से गिर पड़ा और हाथ से उसके छूट के जो शीशे की गेंद थी वो गिरी, दूर जाके वो पत्थर से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गई। तो क्या हुआ? अब ये कहानी सुनने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी हमें नहीं बतानी है, सुनवाना है गाना। श्रोताओं पर छोड़ देते हैं कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, क्या समझा, वो बताएं टिप्पणी में। और इसके बाद हम उनकी टिप्पणियां साझा करेंगे जो उन्होंने लिखा है, अपनी यादें साझा की। आरती जी, सोचने की आदत के लिए कितनी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने तो लिखा है, एक हमारी सखी हैं, लिखा है कि मेरी यही सोचते रहने की आदत की वजह से मैं अपनी एक सहेली से नहीं मिल पाई। वो मेरे ही शहर में रहती थी, हम लोगों का मिलना कम ही हो पाता था। 1 साल पहले मैंने दूसरी सहेली के साथ मिलने का प्लान बनाया। हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि हमें खबर मिली कि जिससे हम मिलने जाने वाले थे वो सहेली नहीं रही। बहुत ही दुख की बात है। और हमारी श्रोता कहती हैं कि दरअसल किसी कार्य को करने से पहले सोचना अनिवार्य है, और इस अनिवार्यता के चलते ही सोचे गए को धरातल पर लाया जा सकता है। यदि सोच सार्थक है और प्रयास सही है तो परिणाम भी अनुकूल ही होते हैं। चिंतन, ध्यान और विचार भी कार्य की ही श्रेणी में आते हैं। माना ये मानसिक कार्य है और उनके अनुरूप शारीरिक कार्य भी अनिवार्य होता है, लेकिन हर समय सोच विचार में ही डूबे नहीं रहना चाहिए।
एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जो भी काम करना होता है वो करने के लिए सोचते रहते हैं, क्या करना है यही तय नहीं कर पाते और सोचते रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगी कब। ये पूरी लाइन नहीं लिखी है लेकिन मैंने इनको बता दिया पढ़कर। और एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार हम सोचते रह जाते हैं, समय निकल जाता है, अच्छे विचार और अच्छे काम करने का मन विचार में आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए और इसी तरह रिश्ते भी सुधर जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोता कहते हैं कि हमें जो भी काम करना होता है वो करने के लिए सोचते रहना है, क्या करना है यही हम नहीं तय कर पाते हैं और आज की जो काम है उसको कल पर टालते रहते हैं। इसलिए ये कहावत कही गई है। तो अब इसलिए मतलब जो आपने भी बताइए, तो आपको जो भी काम आपके दिमाग में है तो उसको तुरंत कर डालिए। जी बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि मन की छलांग बड़ी लंबी होती है, मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है पर जब करने की बात आती है तो होनी कुछ और ही कर रखती है। और कुंभ मेले की बात भी इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जो भी काम करना होता है वो करने के लिए हम सोचते रहते हैं, तय नहीं कर पाते, इसलिए कई बार हमारा काम वो अधूरा रह जाता है। और एक और हमारी श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमें जो भी काम करना है हमें तुरंत कर डालना चाहिए, हमें उसके लिए आलस नहीं करना चाहिए। और ये जो आलस है वो अपनी ज़िंदगी से एकदम हमें त्याग देना चाहिए। और आपने सोचा है वो आप ज़रूर करें, चाहे उसका परिणाम कैसा भी हो। अगर परिणाम अच्छा हो तो आप सफल होंगे और अगर परिणाम बुरा हो, अगर आप सफल भी हो गए तो भी आपको कुछ सीखने को, अगर आप असफल भी हो गए तो आपको सीखने को तो मिलेगा ही। लेकिन जो सोचा है सोचते रहने की बजाय उसे हमें करना ही चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये कहना चाहती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सोच नहीं करें। मैं सखी सहेली की तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने इस विषय को रखा इस कार्यक्रम में। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा सोचते रहते हैं और हमें मौका मिलेगा ना तो हम ये काम करेंगे और हमें मौका मिलेगा ना तो हम ये कहेंगे। ये मत सोचिए, आपके दिल में जो भी है कीजिए। दूसरों की मदद करते हुए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इनकी मदद करनी है या नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और आलस्य को अपनी ज़िंदगी से एकदम त्याग देना चाहिए। वो आप ज़रूर करें चाहे उसका परिणाम कैसा भी हो। और भी बहुत बातें इन्होंने लिखी है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यही है, निचोड़ यही है कि सोचें ज़रूर लेकिन कर डालें, ऐसा नहीं कि सोचते रह जाएं। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो बहुत अच्छी सी बात लिखते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं बहुत सोचती हूँ कि ये काम करने से क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है और ऑब्वियसली नुकसान मुझे ज़्यादा ही दिखता है। अपने जीवन में इसी तरह भूत भविष्य सोचने के कारण अपना नुकसान कर भी चुकी हूँ बहुत ज़्यादा और फिर भी ज़्यादा सोचने वाली आदत गई नहीं है। कई लोगों ने मुझे समझाया कि जो करना है बस कर दो, ज़्यादा आगे पीछे मत सोचो, पर मैं बिना सोचे कुछ कर नहीं पाती। तो ये भी कहा जाता है ना, जो भी करें सोच विचार कर करें, लेकिन इतना बिना सोचें कि समय निकल जाए। बिल्कुल। हमारी बातें सुनते हुए हमारे एक श्रोता ने लिखा है, महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम तोरणमाल है, जहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, आसमान साफ है, नज़र आती है रात में सितारों से भरा हुआ आसमान नज़र आता है। ऐसा लगता है कि हम हाथ बढ़ाकर सितारों को छू सकते हैं। वही जगह का नाम नोट कर लीजिए, आरती जी, तोरणमाल। और इसके बारे में हम कभी बिल्कुल इस खोजबीन करके जानकारी देंगे। जी। और अब आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है एक, वो है विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, लेकिन जब बीमारी का सामना करना पड़ता है तो बस ऐसा लगता है कि कोई हो जो हमारे साथ खड़ा हो इस समय में, हमारा साथ ना छोड़े और हमें एक आशा की किरण दिखाए, जिससे कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारे आत्मबल के सामने हार जाए। ऐसी ही एक बीमारी है जिसकी वजह से बीमार बिल्कुल अकेले छूट जाता है और वो है कुष्ठ रोग, जिसे आमतौर पर हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो बैक्टीरिया का एक विशेष रूप है जो कि इंसान के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। ये रोग बहुत ही समय लेता है ठीक होने में और इसका इलाज लगातार करना होता है बिना रोके। ये रोग ज्यादातर हाथ, पैर और चेहरे को प्रभावित करता है। हाँ, इस रोग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, फिर भी कुछ भ्रांतियां, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके निवारण के लिए, इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को पूरे विश्व में कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। और अपने देश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये इस दिन को याद किया जाता है, क्योंकि महात्मा
महात्मा गांधी कुष्ठ रोग के प्रति निवारण के प्रति बड़े प्रतिबद्ध थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इससे जुड़े भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये एक प्रकार के जीवाणु से फैलने वाला रोग है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है और ये छुआछूत का रोग नहीं है। इस साल यानी 2025 की विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस की थीम है एकजुट हों, कार्य करें, कुष्ठ रोग को खत्म करें। बिल्कुल। और ये थीम कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रभावित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने और रोग को खत्म करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से काम करने के लिए प्रेरित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक कार्यक्रम है जो मुफ्त इलाज देता है, फिर भी बहुत से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ बहुत ही भेदभाव के कारण उसके निवारण में देरी और परेशानी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो समाज में बहिष्कार के डर से बताते भी नहीं है ये चीज़, तो ये इस वजह से भी देरी हो जाती है, लेकिन उससे आपको परेशानी आ सकती है इलाज में। तुरंत कार्रवाई, इसके बारे में जागरूकता, रोकथाम, उपचार और रोग से प्रभावित व्यक्ति को सशक्त बनाने के उपाय, संक्रमण को रोकने और बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि गैर सरकारी जो संगठन है वो शामिल होने चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य जो सेवा दे रहे हैं वो संस्थाएं, सभी की बहुत ज़रूरी भूमिका रहती है इसमें। हमारे श्रोताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम में, सखी सहेली में, और हर जागरूक मुद्दे पर वो अपने विचार प्रकट करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में कुष्ठ रोग लाइफस्टाइल और पोषण की कमी से जुड़ी एक समस्या है। ये बीमारी उन लोगों पर जल्दी हावी हो जाती है जिनके शरीर में पोषण की कमी होती है। ये वक्त में ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी एक वक्त, लेकिन अब इस दिशा में मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो इलाज संभव है और वैक्सीन भी आती है। एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि कुष्ठ रोग पहले महामारी मानी जाती थी, मगर अभी इसका इलाज है। ये रोग ऐसा है जो बीमार व्यक्ति के थूक में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इनके संपर्क में आता है उससे हो जाती है। ये दरअसल ये भ्रांति है, इस तरह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग नहीं है। जी बिल्कुल। और विश्व स्वास्थ्य जो संगठन का है उसका लक्ष्य है कि कुष्ठ रोग को पूरी तरह से खत्म करना, जिसे निरंतर कार्रवाई के साथ हासिल किया जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य न केवल लोगों को इस स्थिति के बारे में शिक्षित करना है, बल्कि इससे प्रभावित व्यक्तियों के प्रति ध्यान आकर्षित करना भी है। इस गंभीर रोग की रोकथाम के लिए कुछ ज़रूरी उपाय हैं, जैसे कि BCG टीकाकरण से माइकोबैक्टीरियम लेप्री के खिलाफ 50% तक सुरक्षा मिल सकती है। और साथ ही इस रोग से प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र निदान और उपचार के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो अब सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।